नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल पुचुक विज्ञान। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वेग। तो आइए फिर जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है इसके बारे में जानने के लिए या फिर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस भी समझेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है संबंध या फिर रिलेशन। तो क्या है इसमें वेलोसिटी का या मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस का किसी के साथ संबंध बताया गया है, या फिर वेलोसिटी का किसी के साथ रिलेट करना रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी डिफिनेशन क्या है। हम लोग अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम कैसे उसको जवाब देंगे, इसलिए हमको डिफिनेशन को लर्न करना जरूरी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी की हमारी डिफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विथ अ डिफरेंट वेलोसिटीज, देन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए with respect to another object B is called relative velocity of A with respect to B। यहाँ पर हिंदी में इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जब दो वस्तुएं गतिमान हों तो एक वस्तु द्वारा प्रेक्षित दूसरे वस्तु का वेग सापेक्षिक वेग या फिर सापेक्ष वेग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के वेलोसिटी को या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो हमारा कहलाएगा प्रेक्षित। तो प्रेक्षित का यही मतलब है कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेज़र करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा सापेक्ष वेग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किसी अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र करना ही हमारा सापेक्ष वेग कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसको और हम एक्सप्लेन से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट पोजीशन में ही है, वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में भी हो सकती है। वो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हम अर्थ पे हैं। अब हमें लग रहा है कि अर्थ मोशन नहीं कर रही है, लेकिन ये सोलर सिस्टम में ये मोशन कर रही है। तो हम अर्थ पे हैं, तो हम अपने व्यू से जब देख रहे हैं अर्थ को, तो अर्थ हमारा मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं और वहाँ से अगर हम मेज़र करें तो हम देखेंगे कि मेरा जो अर्थ है ये रोटेट भी कर रहा है और इवोल्यूएट भी कर रहा है, यानी ये सूर्य के चारों ओर घूम भी रहा है और अपने एक्सिस पर भी ये राउंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए अगर रेस्ट पोजीशन में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट पोजीशन में हो, वो डिपेंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जैसा होगा उसी प्रकार से उसकी वेलोसिटी मेजर करेंगे। जैसे कि और समझते हैं एक्सप्लेन के साथ। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कार में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्त के लिए रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, मतलब स्थिर बैठे रहेंगे, आप मूव नहीं करते रहेंगे, और आपका दोस्त भी आपके लिए रेस्ट पोजीशन में रहेगा, मूव नहीं करता रहेगा। लेकिन अगर मैं कॉर्नर पे खड़े होकर के आप दोनों के वेलोसिटी को मेज़र करूं तो क्या आप दोनों रेस्ट में रहेंगे? आप दोनों रेस्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट पोजीशन में है, वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में भी हो सकती है। आप लोग को ये समझाना है मुझे आज। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे लिए आप दोनों मोशन में होंगे, ठीक है, यानी आप लोग टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो मैं मानता हूं कि टी टाइम के बाद आपका जो पोजीशन है यहाँ से चेंज होकर के आप लोग टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, यानी आप लोग मोशन किए। लेकिन क्या आप अपने दोस्त के लिए आपने मोशन किया?
क्या आपके दोस्त ने आपके लिए मोशन किया? नहीं ना, आप दोनों रेस्ट पोजीशन में ही रहे ना। आपका दोस्त आपको देखता रहा और आप अपने दोस्त को देखते रहे, तो आप दोनों ने अपने पोजीशन को चेंज किया ही नहीं, आप लोग सीट पे ही बैठे रहे। लेकिन मेरे लिए क्या आप लोग रेस्ट पोजीशन में रहे? नहीं, मेरे लिए आप दोनों ने मोशन किया, अपने पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन पे गए, यानी आप में वेलोसिटी आई। तो यही होता है हमारा सापेक्ष वेग, कि आप अपने लिए या फिर किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप रेस्ट पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पोजीशन में ही हों। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी जैसे अगर मैं अपने आप से आप दोनों के वेलोसिटी इसको मेज़र कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैं आप लोगों के लिए हो जाऊंगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में अपने आप को मेजर ऑब्जर्व करोगे तो आपका दोस्त आपके लिए हो जाएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और अगर इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर दूं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस भी, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी हमारा मूव करेगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे? बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपके दोस्त यानी इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लेता हूँ, हो जाएगा x1, y1, z1। ठीक है। और जब ये मूव करके इस पोजीशन पे आ गया तो इस टाइम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो सेम ही रहेगा, वो वही रहेगा, यानी x1, y1, z1। अब मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन चेंज होने के बाद भी इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो इसका कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन नहीं किया, यानी ये रेस्ट पोजीशन में हम लोग को बताया गया। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा रेस्ट पोजीशन में है, यानी इसने मोशन नहीं किया। अब यदि मैं ये रोड कॉर्नर पे खड़े, जिसको मैं खुद को बता रहा हूँ, अगर इसके रेफरेंस में, इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर इसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर दूं, इसको मैंने मान लिया x डैश, y डैश और z डैश। ठीक है। अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड करूं और तब मैं आपके दोस्त के पोजीशन को मेजर करूं, तो मान लिया कि इसमें आपका जो दोस्त का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x2, y2 और z2। ठीक है। बट जब ये मोशन करके इस पोजीशन पर पहुंचा तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो करके हो जाएगा x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हो गया चेंज। तो तब मैं कहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूँगा तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट यानी जो आपका दोस्त है वो मोशन में कहलाएगा किसने मोशन किया, इसने वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कहलाता है। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं अपने नए एग्जाम्पल के साथ। तुम्हारा जो नया एग्जाम्पल है वो हमारा है कि मैंने मान लिया मेरी जो अर्थ है
ठीक है। ये अर्थ मैं जानता हूँ कि हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो मेरा जो अर्थ है ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और मैं और मान लीजिए एक हमारा जो ट्री है वो इस अर्थ पे कहीं होंगे। ठीक है, मैंने मान लिया हम यहाँ पे हैं। तो जब ये चक्कर लगा रही थी, अगर मैं अर्थ पे हूँ तो अर्थ मेरा जब मूव करता है सन के चारों ओर, तो क्या हमें लगता है कि हमारा जो अर्थ है मूव कर रहा है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं। अगर मैं अपनी वेलोसिटी को उस टाइम अर्थ के कंपेयर में मेज़र करूँ तो मैं अपने आप को रेस्ट पोजीशन में पाऊंगा। ठीक है, मैं उस टाइम में रेस्ट पोजीशन में रहूँगा अर्थ के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ एवरी टाइम 24 आवर्स मोशन करती रहती है। अर्थ एक एक्सिस होता है जिसके ये अलोंग ये रोटेट करती रहती है, और साथ ही साथ ये रिवॉल्व भी करती रहती है सन के अराउंड। ठीक है, तो अर्थ हमारा जब रेस्ट पोजीशन में नहीं है तो हम कैसे रेस्ट पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम अर्थ पे ही होते हैं। इसलिए जब अर्थ मूव करती है तो उसके साथ साथ ही मूव करते हैं हम, तो मेरी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ। और जब मैं अपने आप को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जो मेरे अर्थ से बाहर है, अगर मैं उसके रेफरेंस में अपने आप को मेज़र करूँगा तो मैं रेस्ट पोजीशन में नहीं दिखूँगा। जैसे जैसे मान लेता हूँ मेरी जो अर्थ है, ठीक है, उस टाइम तो मैं यहाँ पर था। एक कोई अनदर पर्सन है, वो यूनिवर्स में यानी गैलेक्सी में खड़ा है। ठीक है, और वो खड़े होकर के हमारे अर्थ के पोजीशन को देख रहा है कि हमारा अर्थ पहले यहाँ पर था, उसके बाद कुछ मंथ बाद इसका पोजीशन ये हो गया, और कुछ मंथ बाद इसका पोजीशन ये हो गया, और फिर कुछ मंथ या 6 मंथ 7 मंथ बाद इसका पोजीशन ये होगा। यानी देख रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ इसका जो पोजीशन है हमारे अर्थ का वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन जब मैं अर्थ में था तो हमारे लिए जो अर्थ है वो एक रेस्ट पोजीशन में थी, यानी अर्थ मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम किसी यूनिवर्स से इसको देख रहे हैं तो इसमें मूवमेंट आ रही है। तो मैं इसीलिए कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए अगर रेस्ट पोजीशन में है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट पोजीशन में हो, डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पर कि हम किस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्स में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं लगता है, क्योंकि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। हमारे सोच के भी ये परे है कि इसका अंत कहाँ पर होगा, और जहाँ तक भी सोचेंगे यूनिवर्स के बारे में वो कम ही रहेगा। तो हमारा ये एक सोलर सिस्टम छोटा सा है, ऐसे कई लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम होंगे जो मूवमेंट कर रहे होंगे। क्या पता हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा जो सन है वो भी मूव कर रहा हो किसी के अराउंड। ठीक है, तो ऐसे सोचने की बातें हैं, कई कई सारी बातें हैं जो हम नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं अपने माइंड में। हम एक इमेजिनरी एक सीन बना सकते हैं, एक फील्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पोजीशन में नहीं रहता है, डिपेंड करता है कि उसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसकी वेलोसिटी को, उसकी पोजीशन को हम मेज़र कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम मेज़र कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो ये समझते हैं कि मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मेरा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मैं ले लूँगा कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा बी है। पहला ऑब्जेक्ट मेरा वी ए वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा वी बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ए की वेलोसिटी निकालना चाहूँ बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका मेरा फार्मूला हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वी ए बी। ठीक है, हमें जिसकी वेलोसिटी निकालनी रहती है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी रहती है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वी ए बी इज इक्वल्स टू, इसका तो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यानी हम दोनों के वेलोसिटी का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तुम्हारा वो निकल जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि मेरा जो वी ए है वो वी बी के इक्वल आ जा रहा है, तो उस टाइम हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है हमारा वी ए माइनस वी बी।
ठीक है, सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इसलिए ऊपर हम एरो लगा देंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा VA माइनस VA, क्योंकि VB और VA इक्वल आ जा रहा है, तो VA माइनस VA हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 0। यानी उस टाइम हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 0। यानी हमारा जो A की जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, यानी दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, दोनों की वेलोसिटी देखने पर 0 नजर आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक दूसरी कंडीशन लगाएं, जो दूसरी कंडीशन है वो हमारी है कि VA इज़ ग्रेटर दैन VB, यानी जो VA की जो वेलोसिटी है वो VB की तुलना में बढ़ती जा रही है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट A है ये कम समय में ज़्यादा ट्रेवल करेगा हमारा ऑब्जेक्ट B की तुलना में। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है इसकी अपेक्षा में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है ये इसकी तुलना में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए का रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से निकाल रहा हूँ तो हमारा ये हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB हमारा आ जाए, तो हमारी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी। हमारा थर्ड कंडीशन है वो है हमारा कि VB इज़ ग्रेटर दैन VA। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूँ A की तो हमारा आ जाएगा VA माइनस VB। VB अगर हमारा ग्रेटर दैन है तो हमारा VAB यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B वो हमारा आ जाएगा निगेटिव में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा जो आगे है वो है रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, यानी हमारे जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। माना कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा मेरा जो ऑब्जेक्ट A है वो VA वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट B है वो भी मेरा VB वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होंगे। तो जब हमारा A मोशन कर रहा था तो उस पर B के रिफरेंस में उस पर एक सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस VB वर्क करेगा। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट B जो मोशन कर रहा था VB वेलोसिटी, उस पर भी एक सुपर इम्पोज वेलोसिटी मोशन मतलब एक्ट करेगी माइनस VB। ठीक है, तो जब VB पर जब माइनस VB एक्ट की तो हमारा जो हमारा B ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, उसका जो मोशन है वो हमारा उस टाइम हो जाएगा रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट A है जो VA वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा था उस पर हमारा एक सुपर इम्पोज वेलोसिटी जब ऐड हुई उस पर माइनस VB, तुम्हारा ये हो गया। इसका मतलब ये हमारा जो दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने माना कि मेरा ऑब्जेक्ट पहला है जो A है वो VA वेलोसिटी से चल रहा है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट B है वो VB वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं A के रिस्पेक्ट में अगर मैं B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मेरा ये हो जाएगा VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मेरा यही हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू हो जाएगा VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। यहाँ पे स्पीड की बात मैंने इसलिए कर दी क्योंकि हमारा ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा स्पीड के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी मेरा जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्ट A है वो ऐसे मोशन कर रहा है VA वेलोसिटी से। ठीक है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट B है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है VB वेलोसिटी से। तो उस टाइम मेरा जो ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट B के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ के आया हूँ कि मेरा रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, तो मेरा सिंपल से ये निकल आया। अब यहाँ मैं अगर रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ VAB तो ये हो जाएगा हमारा VA
ठीक है। और मैं वेक्टर में पढ़ के आया हूँ, जब जो मेरा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी जो हमारा वी बी है वो हो जाएगा हमारा माइनस वी बी। ठीक है, तो माइनस वी बी हो गया, तो इस चक्कर में मेरा ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, यानी मेरा जो रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। समझ में आ गया? आइए बढ़ते हैं आगे। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट एन एंगल। ठीक है, यानी जो मेरा दो ऑब्जेक्ट है वो एक एंगल में मोशन कर रहे हैं, तो उस टाइम मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा। मैं माना मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट बी मेरा ऐसे मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, और मेरा जो ऑब्जेक्ट ए है वो एक एंगल पे मोशन कर रहा है वी ए वेलोसिटी से। ठीक है, इन दोनों के बीच मेरा जो एंगल बन रहा है वो मेरा थीटा बन रहा है, तो इन दोनों पर एक मेरा सुपर इम्पोज वेलोसिटी काम करेगा। ये मेरा वर्क करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस मेरा वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो सुपर इम्पोज जो वेलोसिटी माइनस वी बी है इसका हमारे जो ऑब्जेक्ट ए के साथ जो एंगल बनाएगा वेलोसिटी के साथ वो मेरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर एक रेक्टेंगल बना लूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी जो वी ए और वी बी है इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो मेरा इस शेप के डायगोनल का जो डायरेक्शन है वही हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ। तो मैं अगर इसका मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो मेरा इन दोनों के बीच का जो एंगल है, या फिर जो मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी में कह दूँ, मैं अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो मुझे इसका जो रिजल्टेंट है मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल्स टू रूट में वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। मैं जानता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमारा हो जाएगा कि रूट में वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हमारा जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक एंगल पे मोशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे जो किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी किसी अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये रही आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो, सारे चीज़ें क्लियर हो गई हों, तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।